नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली में बीते एक हफ्ते में करीब करीब 6 जानें जा चुकी हैं। ये 6 जानें जिस तरह से गई वो वास्तव में बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पूरे देश के लिए शर्मनाक है। 4 स्टूडेंट थे मरने वालों में जिनकी मृत्यु हुई। 4 स्टूडेंट्स जो अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आईएएस की परीक्षा देने आए थे। एक स्टूडेंट करंट लगने से, क्योंकि पानी भरा हुआ था, गेट में, लोहे के गेट में करंट था और गेट पर हाथ रखते ही उसकी जान चली गई। एक युवक करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई। दूसरे बाकी जो 3 युवक थे, जिसमें युवती भी थी, माफ कीजिएगा 2 युवतियां थी और 1 युवक, वो बेसमेंट में जो अवैध कब्जे करके लाइब्रेरी चल रही थी उसमें डूबकर, उसमें पानी भरने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। और कल एक मां जब अपने बेटे को घर लेकर जा रही थी तो एक खुला नाला, क्योंकि बारिश का पानी भरा हुआ था, कहां सड़क थी कहां नाला था उसको जानकारी नहीं मिली। सब कुछ पानी पानी दिखता था। और उसके बाद वो मां अपने बेटे के साथ सड़क जिसे समझकर चल रही थी, वो दरअसल नाला था, और वो मां और बेटे दोनों नाले में बह गए। दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है बड़ा शर्मनाक है। दिल्ली में ऐसा जो कुछ हो रहा है इसको लेकर राजनीतिक तौर पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी में जो है वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला चल रहा है। पहले दिल्ली सरकार कहती थी कि हमारे पास सरकार है, एमसीडी नहीं है। अब उसके पास सरकार है, एमसीडी है, तो कह रही है हमारे अफसर नहीं सुनते। इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई में, राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक बहुत अहम और बहुत गंभीर टिप्पणी की। पूरे देश को उस टिप्पणी से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये जो हादसा हुआ इसके लिए मुफ्तखोरी को जिम्मेदार ठहराया। कहा ये जो मुफ्त का जो बांटने का कल्चर है, मुफ्तखोरी का जो कल्चर है, वो इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। आप अच्छी तरह से जानते हैं दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, फलाना मुफ्त, ढिमकाना मुफ्त। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आज ये हाईकोर्ट की इस गंभीर टिप्पणी पर आज हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी पर मैं आऊं उससे पहले मैं आज अयोध्या की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अयोध्या में जो कुछ हुआ वो भी जानना समझना आपके लिए जरूरी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान में अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है। अयोध्या में क्योंकि राम मंदिर बना, इसलिए पूरे देश और दुनिया अयोध्या को जानती है, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को जानती है। लेकिन वो अयोध्या, वो दरअसल जो अयोध्या जहां राम मंदिर है, वो फैजाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा है। और फैजाबाद लोकसभा सीट इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जीती। हालांकि समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली वो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 4 में उसको बढ़त मिली। अयोध्या में बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी को मिली। और इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पूरा इंडी गठबंधन यह नैरेटिव गढ़ रहा है कि अयोध्या आंदोलन की हार हो गई। राहुल गांधी ने कहा अयोध्या आंदोलन की हार हो गई। लेकिन क्या आपको मालूम है अयोध्या में एक बहुत शर्मनाक हादसा हुआ। उस शर्मनाक हादसे के बारे में आपको जानना चाहिए। क्या शर्मनाक हादसा हुआ वो मैं आपको ग्राफिक्स से बताऊंगा, आपको बताऊंगा। पढ़ते भी रहिए, समझते रहिए और उस बात को समझते रहिए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती। और फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद पूरा इंडी गठबंधन यह कह रहा है कि अयोध्या बीजेपी हार गई,
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया क्योंकि हम फैजाबाद जीत गए। राम मंदिर समर्थकों को चिढ़ाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अपनी कांख में दबा के घूमते हैं। वो हर जगह उनको साथ लेके जाते हैं, साथ बैठाते हैं। यहां तक कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया था अखिलेश यादव। लेकिन अब इसी अयोध्या अवधेश प्रसाद के जो करीबी हैं मोहित खान, उसने 12 वर्ष की एक बच्ची से बलात्कार किया है। और ये मोहित खान न सिर्फ अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, बल्कि ये अयोध्या का सपा का अध्यक्ष है, सपा नगर अध्यक्ष है मोहित खान, बलात्कार के मामले में गिरफ्तार। और इसने क्या किया? इसने 12 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, जो अति पिछड़े वर्ग से है। ये बच्ची अति पिछड़े वर्ग से है, इसको अपनी हवस का शिकार बनाया। अयोध्या नगर के सपा अध्यक्ष मोहित खान ने बच्ची का बलात्कार करके उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उस अश्लील वीडियो के दम पर, उस अश्लील वीडियो को दिखाकर उस बच्ची का लगातार बलात्कार करता रहा समाजवादी पार्टी का अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोहित खान। और यह मामला तब खुला जब बच्ची गर्भवती हो गई। अब पुलिस ने फैजाबाद सांसद के करीबी मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अवधेश प्रसाद कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। जब संसद में उनसे पूछा गया तो उन्हें अपने करीबी की कोई जानकारी नहीं थी, बलात्कार की कोई जानकारी नहीं थी। उधर डिंपल यादव और अखिलेश यादव भी अवधेश प्रसाद पर खामोश हैं। और बड़ी जानकारी यह मिली है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 2012 में ये जो मोहित खान है, मोहित खान के घर को ही, उसके मकान में ही चौकी खोल दी गई थी अवधेश की, ये अयोध्या की। सोचिए, अयोध्या की चौकी एक ऐसे व्यक्ति के घर में अखिलेश यादव ने खोल दी जो आज बलात्कार के मामलों में पकड़ा गया है। हालांकि यह मामला जब पकड़ में आया, जैसे ही आया तो वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो चौकी है इसको वहां से शिफ्ट कर दिया। लेकिन सोचिए ये कितना शर्मनाक है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होकर एक ऐसे व्यक्ति के घर में पुलिस चौकी खोल देते हैं जो आज एक बच्ची से बलात्कार के मामले में पकड़ा गया है। न जाने इस बीच उसने क्या क्या अपराध किए होंगे, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर के आए। जब चौकी उसके मकान में खुली हुई है तो फिर वो क्या क्या करता होगा हम नहीं जानते। इसको लेकर के लगातार बवाल हो रहा है, ये भी सुनिए। विधानसभा, दिल्ली से लेकर विधानसभा तक इस मामले की गूंज हुई, सुनिए जरा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट about, so how I can answer about your question। हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी वीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं।
इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी है। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हैं। इससे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आपकी की गवर्नमेंट थी। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो एक ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। तो इस पूरी घटनाक्रम के बाद आज राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अयोध्या आंदोलन को हराया नहीं है, आपने अयोध्या को अपवित्र किया है। और ये भी बता दूं, अब तक विधानसभा में मामला उठने के बाद भी, अब तक, अभी जब तक मैं ये शो कर रहा हूं तब तक भी समाजवादी पार्टी ने ये जो अवधेश प्रसाद का सांसद, अवधेश प्रसाद का जो करीबी है मोहित खान, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको ना पद से हटाया है, ना इसको पार्टी से बर्खास्त किया है। चलिए अब आज के मुद्दे पर आ जाता हूं, जो मेरा आज का मुद्दा है, जिसकी मैंने शुरुआत की थी और मैंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र नगर मामले में कड़ी टिप्पणी की और कहा, साफ तौर पर कहा कि अगर इसी तरह से मुफ्त की रेवड़ी जो बांटने का जो कल्चर है, उसके कारण यह पूरी दुर्घटना हुई है। क्योंकि आपको सब कुछ मुफ्त देना है, इसलिए आप दिल्ली का विकास नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब चीज मुफ्त बांटी जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, कोई विरोधी पार्टी नहीं कह रही, यह दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जो है उस पर काम करने का किसी के पास ना वक्त है, ना किसी के पास पैसा है। तमाम जो संस्थाएं हैं उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि सब कुछ मुफ्त में लुटाया जा रहा है। इसीलिए ये जो मुफ्त की जो रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। इसको लेकर दिल्ली में अभी भी जो कुछ हुआ उसको लेकर जरा सुन लेते हैं कुछ बाइट्स और उसके बाद मैं आज की डिबेट को शुरू करूंगा। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके मिले। दिल्ली सरकार और नगर निगम की कितनी पोल खुल रही है, सारे वायदे इनके झूठे हैं। डीसिल्टिंग नाम की 1 इंच मिट्टी इन्होंने नहीं निकाली और जहां पर जो 3 जो हत्या हुई है, जिनको ये हादसा बता रहे हैं, वहां पर फिर कल पानी वहां भरा है। दिल्ली को 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ इतना घटिया मजाक किया है कि कोई कैबिनेट की बैठक नहीं होती, कुछ नहीं होता। सब कुछ जो है उन्होंने अपने निचले स्तर के अधिकारियों पर छोड़ रखा है। स्वागत है आपका वर्ल्ड क्लास दिल्ली जिसको लंदन, पेरिस, वेनिस के आगे कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। और यहाँ पर देखिए स्थितियाँ कैसी है, देखिए कि किस प्रकार से अब आपको दिखाई दे रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो महिला गिरी और फिर बहते हुए वो चली गई आगे तक और आगे जाकर लगभग 500 मीटर दूर जाकर वहाँ पर उनकी जो है लाश और बच्चे की लाश मिली। तो ये देखिए, ये है वो नाला और ये रात में जब पानी पूरा भरा हुआ होगा यहाँ पर तो किस प्रकार से किसी को भी दिखाई देगा, ये आप सोच सकते हैं। ये खुला है और यहाँ की पूरी व्यवस्था देखिए। यहाँ पर ये है वर्ल्ड क्लास दिल्ली जिन्होंने बनाने का दावा किया था। सड़कें गायब है
पर सड़कों पर इतना कीचड़ फैला हुआ है कि गाड़ियों को भी जाना आना मुश्किल हो रहा है। मतलब आपको यहाँ पर गाड़ी नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको दरअसल वो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, जो मोटर ट्रैक वाली गाड़ियाँ, जिसमें बड़ा बड़ा शॉक अब्जॉर्बर हो, वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सड़कें नहीं है। सड़कें बनाई नहीं है, ना एमसीडी ने ना दिल्ली सरकार ने, इनको कोई चिंता नहीं है। अगल बगल में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, और कचरा जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पे नीचे ड्रेन है, खुली ड्रेन है। खुली ड्रेन है, इसका मतलब ये है कि बीमारियाँ भी अच्छी तरह से फैल सकती हैं। और ड्रेन में जो कचरा है, वो कचरा पानी बरसात होने पर ऊपर आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो सड़क है, तो उस पर वो चल कर जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। कॉरपोरेटर को कोई मतलब नहीं, विधायक इनका, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी इनका, एमसीडी इनका, सरकार इनकी, जल बोर्ड इनका, सब कुछ इनका, पर जिम्मेदारी किसी और की है। और इसीलिए आज इन हत्याओं के लिए दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। यहाँ के मंत्रियों को कोई समय नहीं है देखने के लिए। एमसीडी की मेयर बोलती है एंजॉय करना है मॉनसून, ये एंजॉयमेंट दे रही है। और यहाँ के कॉरपोरेटर, विधायक सब पैसा बनाने में इन्वॉल्व है। देखिए, ये हम लोग अभी बाइक पे आए हैं और आप देख सकते हैं ये एमसीडी की सड़क है। ये सड़कें तो कम है, ये वाटर बॉडी ज़्यादा है, और ये नाले देखिए खुले हैं। थोड़ा आगे लीजिए एक बार बाइक, थोड़ा सा आगे लेकर दिखाते हैं कि कैसे है ये मौत के नाले, ये मौत का नाला है, ये खुले नाले। और पूरे सड़क पर, एमसीडी की सड़क पर सारी जगह खुले नाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली जो है वो एक तरह से मौत का कुआं बनी हुई है। कब कौन जाएगा, कब कहां वो गिरेगा, उसकी मौत हो जाएगी, कोई नहीं जानता। ये सब रोकने के लिए, दिल्ली के इंतजाम ठीक करने के लिए आपको दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। लेकिन अगर आप सारा पैसा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगाएंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करेंगे? यही आज का मेरा सवाल है, यही आज का मेरा विषय। और 4 मेहमान आज की डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। अश्विनी महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी महाजन जी जो है आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप चारों का स्वागत, शुक्रिया। परविंदर सिंह सेठी जी, हाईकोर्ट कह रहा है फ्रीबीज संस्कृति के कारण सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब मुफ्त की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी ही। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो कोर्ट ने कहा है उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो सेंट्रल सरकार है, जो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है, वहाँ पे ग्रांट सैंक्शन करती है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ पे जो 2,07,000 करोड़ का जो इनकम टैक्स दिल्ली की तरफ से जाता है, उसके हिसाब से जो ग्रांट यहाँ पे दी जाती है वो 3211 रुपये, जो 5,243 रुपये होनी चाहिए। इसके अंदर सेंट्रल सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो देश के अंदर जो इनकम टैक्स कलेक्शन है, और ये देश की राजधानी है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी जो होलसेल मार्केट हैं, चाहे सदर बाजार है, चाहे टैंक रोड है, चाहे खारी बावली है, चाहे जितनी भी ये मार्केट्स हैं, इसमें 3-3 फुट की गलियां हैं। वहाँ उन चीज़ों को वहाँ से निकाल कर एक दिल्ली से बाहर ऐसी जगह पे लाया जाए जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो। पूरे देश का व्यापारी वहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है, और वो व्यापार अपनी जान पर खेल कर रहे हैं। वहाँ पे आए दिन वहाँ पे आग लग जाती है, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। इसके लिए सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि अगर हमारे यहाँ पे हादसा होता है तो हम जागृत हो जाते हैं, हम जागृत हो जाते हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था? नहीं, हाईकोर्ट गलत कह रहा है, आप ये कह रहे हैं हाईकोर्ट ये गलत कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है फ्री, और आपने जो सुनिए मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में बसेस खरीदनी थी, नहीं ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर काम करना था, और इस ट्रांजिट सिस्टम पे काम करने के लिए सेंटर ने अपना पैसा दे दिया था। नहीं सर, सुनिए मेरी बात। अभी आप सेंटर और बड़ा स्टेट की बात कर रहे थे, ये भी सुनिए ना। सेंटर ने अपने हिस्से का पूरा पैसा दे दिया था, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा था हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी। और तब जो है हाईकोर्ट ने, मुझे ठीक से याद नहीं आता, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाते हुए कहा था, RRTS कि आपने, BRTS, ये फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, लेकिन आपने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जो आपकी हिस्सा था वो आपने खर्च नहीं किया। ये दिल्ली ये भी अदालत की टिप्पणी है सर।
तो दिल्ली, तो केंद्र को बार बार सुनिए, पहले आप दिल्ली में, पहले आपको दिल्ली में सरकार चाहिए थी, फिर आपको एमसीडी में चाहिए था, फिर अब आपका जब तक दिल्ली का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि आप सेंटर में भी आपको चाहिए कि सेंटर में जब होगा तब होगा, और जब सेंटर में हो जाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी कहेगी जी सेंटर में तो हमारी सरकार है। लेकिन हम क्या करें, यूएस हमें ग्रांट नहीं देता, क्योंकि अभी जो है वहां पर जो है ट्रंप की सरकार है। जब वहां पर बाइडेन की सरकार आ जाएगी या कमला हैरिस आ जाएंगी तब वो हमें ग्रांट दे देंगे, तब हम जो है इसका विकास कर पाएंगे। सर आपके पास बहानों की लंबी लिस्ट है सर। सर सुनिए, बहानों की लंबी लिस्ट। मैंने आपको एक उदाहरण बताया, मुझे बताइए जब केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा दे रही थी तो आप लोगों को विज्ञापन, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं कि दिल्ली को पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास 2.5 लाख के कमोड खरीदने का पैसा है। अरविंद केजरीवाल के पास 8 लाख के पर्दे खरीदने के लिए पैसे हैं। अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपए का अपना शीश महल बनाने के पैसे हैं, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए पैसे नहीं है। नहीं, पैसा क्यों नहीं है? फ्री बिजली, फ्री पानी अगर गरीब आदमी को देते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा। और 10 लाख करोड़ रुपया जो व्यापारियों का माफ कर दिया जाता है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अगर आप महल की बात करते हैं, आप बाकी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने एरोप्लेन खरीदते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, और उन गाड़ियों को ना खरीद के गरीब आदमी को, अगर एक जो आदमी जो बहुत ही गरीब है 200 यूनिट वही आदमी कंज्यूम कर सकता है जिसके घर में पंखा और लाइट जलती है। अगर जो आदमी एसी वगैरह चलाता है उसके पास बहुत बढ़िया। जो गरीब आदमी को अगर कोई सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, आप घूम फिर के फ्रीबीज के पक्ष में आगे, नहीं, सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, अगर गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है उसके बाद भी दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप फ्रीबीज के समर्थन में आगे, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता था, तभी तो मैं चाहता था कोर्ट के इस फैसले पर आगे चर्चा हो ना, क्योंकि फ्रीबीज का समर्थन आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे? फ्रीबीज का समर्थन तो करेंगे आप क्योंकि आपको वोट चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं टारगेटेड सब्सिडी कुछ और होती है और फ्रीबीज कुछ और होती है। लेकिन मैं चलिए शिवम त्यागी, वो गरीबों को दे रहे हैं भाई, गरीबों को फ्रीबीज मुफ्त का चीजें दे रहे हैं, तो फिर उसमें आपको क्या तकलीफ है? आप भी तो गरीबों को राशन दे रहे हैं। नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, अभी तो कोर्ट को तकलीफ है। कोर्ट जो रोजाना इनको डांटता है और कहता है कि भैया थोड़े से सुधर जाओ, और आपको जो है इस देश के और राज्य के सोशल वेलफेयर में तो पैसे देने ही पड़ेंगे। RRTS जो स्कीम थी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये अलवर और पानीपत के लिए थी, उसमें केंद्र ने अपना हिस्सा दे दिया, दिल्ली वाले उस पर, दिल्ली सरकार जो है रोजाना उस पर आजकल करती रही। आखिरकार कोर्ट को इनको हड़काना पड़ा। उन्होंने, कोर्ट ने डांटा सरकार को और कहा कि कब दोगे भाई, सोशल वेलफेयर के लिए पैसे कब दोगे, इन पुल के लिए कब दोगे, RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसे कब दोगे, छोड़ दीजिए इसको। कोर्ट ने 2020 में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिला कोर्ट जो है वहां पर रूम्स बनने की आवश्यकता है। 232 रूम्स वहां पर बनने थे अलग अलग जिला कोर्ट्स में, उसके लिए 2021 में फाइल अप्रूव हो गई थी। अब 2024 आ गया, DY चंद्रचूड़ ने फिर से दिल्ली सरकार को खींचकर और फटकारा बहुत बुरी तरीके से कि आप ये रूम्स के लिए जब 2021 में अप्रूवल हो गया है तो अभी तक आपने इस पर पैसा क्यों नहीं दिया। फ्रीबीज का अब एग्जाम्पल की बात हो रही है, फ्रीबीज जो है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो है अब 3 महीने का जो, अगर हम मानते हैं RTI लगाकर, तो 552 करोड़ रुपए के तो एड्स ही दे रखे हैं मीडिया में। आपके पास 55 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने के लिए पैसे तो है, लेकिन आपके पास जो है RRTS के लिए पैसे नहीं है, आपके पास ड्रेनेज के लिए पैसे नहीं है, आपके पास डीसेल्टिंग के लिए पैसे नहीं है, आपके पास सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास इन सब चीजों को काम करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास एड देने के लिए भी पैसे हैं, आपके लिए घर बनाने के लिए भी पैसे हैं, आपके पास जो है बाकी सब काम करने के लिए पैसे हैं। आपका जो है कोई निजी काम अगर रुकता हो तो बताइए। जनरल हॉस्पिटल में विपස්සना से लेकर कर, प्राइवेट जेट से चलने से लेकर कर, और घर बनाने से लेकर के और एड देने तक के सब पैसे हैं, लेकिन जब बात आती है वेलफेयर की, जब बात आती है ट्रेन की, जब बात आती है सड़क की, जब बात आती है डीसेल्टिंग की, जब बात आती है MCD की, तो आपके पास पैसे नहीं है। विषय बहुत साफ है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, टारगेटेड सब्सिडीज और लोगों की जरूरत की चीजें, वहां पर पैसा खर्चना अलग चीज है, और मुफ्त रेवड़ियों का कल्चर जो है, इसको बढ़ाकर आप पूरा सोशल वेलफेयर रोक दें, पूरे राज्य की व्यवस्था को ठप कर दें, वो पूरी तरीके से दूसरा है। और आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से यही सवाल पूछ रहा है, और ये जायज भी है, और ये खुद भी इस बात का दर्द झेल रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था, आपको मुफ्त बिजली वाली योजना को इन्होंने पुल ऑफ कर लिया है, कह दिया है कि भाई अब मुफ्त बिजली वाले मामले को जो हो सके छोड़ दो। धीरे धीरे ये खुद भी अपना पीछे छुड़ा रहे हैं, लेकिन जब भी चुनाव के करीब आते हैं, चुनाव के आसपास आते हैं, तो वही रेवड़ी कल्चर चलाते हैं, वोट लेते हैं और भाग जाते हैं। पर शिवम जी एक बात वो कह रहे हैं दिल्ली तो इतना टैक्स देती है,
इतना टैक्स देती है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता, केंद्र सरकार हिस्सा नहीं देती इतना टैक्स देने के बावजूद भी। कौन सा हिस्सा नहीं मिलता? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वेलफेयर के लिए सरकार लगातार पैसे देती है। अभी 52,000 करोड़ 5,200 करोड़ रुपए की चिट्ठी जो है आतिश जी की तरफ से लिखी गई है, सरकार ने उसको भी कंसिडर किया और तमाम तरह के फैसिलिटीज में हर जगह सरकार दे रही है। भाई आप मुझे टारगेटेड बताइए। अब आप जल बोर्ड का एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। 967 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में जल बोर्ड था और उसके बाद अगर हम बात करें तो 72,000 करोड़ के नुकसान में जल बोर्ड चल रहा है। अभी तक पिछले 5 साल से पिछले सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है विधानसभा में। इनका बही खाता ही नहीं है देश के पास। दिल्ली में कौन कहां क्या खर्च कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी जगह किस स्थिति में है, किसी को कुछ नहीं पता है। और अब मैं अशोक जी आपको अभी कह रहा हूं, ये बम जिस दिन फूटेगा आप यकीन मानिए अचंभित होगा ये देश, क्योंकि सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई नहीं जानता कौन सा डिपार्टमेंट कितने फायदे कितने नुकसान में है। अगर ये ईमानदार है और इनकी अर्थव्यवस्था सरप्लस में चल रही है तो सीएजी रिपोर्ट दे दे देश को। ओके। बताएं दिल्ली के लोगों को कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना प्रॉफिट में डिपार्टमेंट और कितना लॉस में। ओके 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 तहसीन पूनावाला, ये जो हाई कोर्ट ने कहा, मुझे लगता है ये, क्या आपको लगता है ये सही वक्त है? अब देश को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय जब नेता जाते हैं तो वो वोट लेने के लिए कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, खटाखट 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 आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इस तरह के बड़े बड़े वादे हो जाते हैं। जब चुनाव के बाद होता है, अभी कर्नाटक सबसे बड़ा उदाहरण है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर उसको खटाखट खटाखट जो वादे होते हैं उनको पूरा करने के लिए आप पेट्रोल के पैसे बढ़ा दोगे, आप पानी के रेट बढ़ा दोगे, आप दूध के पैसे बढ़ा दोगे, हर चीज के पैसे बढ़ा दोगे और फिर SC ST का बजट काट लोगे, क्योंकि आपको जो है खटाखट खटाखट वादे पूरे करने हैं। तो फिर ये कैसे, ये कौन सा डेवलपमेंट मॉडल हो सकता है? नहीं तो फिर फटाफट कर्नाटका के GST ग्रांट दे दे वापस जो पड़ा हुआ है। कल ही मैं कर्नाटका के सारे बड़े लीडर्स जो दिल्ली में थे उनसे बात कर रहा था, कितना पेंडिंग पैसा है दे रहे कर्नाटका का, तेलंगाना का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं स्टेट के बजट डिबेट में नहीं जाना चाहता था, मैं इसी विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन आपने ये बात छेड़ी। कर्नाटका हर 1 रुपया देता है उसको 14 पैसा मिलता है, तमिलनाडु को 17 पैसा मिलता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 10th फाइनेंस कमीशन में जो वेटेज था पॉपुलेशन पे 10%, 15 फाइनेंस कमीशन में मोदी जी ने इसको 15% कर दिया, तो बाकी राज्यों को ज्यादा मिलता है, कर्नाटका को तमिलनाडु को कम मिलता है। लेकिन ये विषय नहीं है आज का अशोक जी। मैं विषय पे आता हूँ कि आपका विषय मुझे बताया गया था कि रेवड़ी कल्चर है। एक तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि माननीय कोर्ट्स इस पर टिप्पणी करे। कोर्ट्स, मुझे लगता है कोर्ट्स के डोमेन के बाहर है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने हम सब सर झुकाते, इन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी 2G के मामले के अंदर, और 2G के मामले में सब बरी हुए, कुछ स्कैम पाया नहीं गया था, लेकिन जो नुकसान हुआ देश का और टेलीकॉम सेक्टर का, ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। तो कोर्ट्स को इकोनॉमिक वैक्यूम को समझ में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में कोर्ट को थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, अंटिल फंडामेंटली कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात ना हो। वेलफेयर करना ये सरकारों का काम है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ बोले रेवड़ी कल्चर के ऊपर बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में तहसीन जी, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक मामलों में सरकार जो करे उसमें कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आर्थिक मामलों में कोर्ट को उसमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पॉलिसी के ऊपर एक बार सरकार की पॉलिसी बनती है और एक पॉलिसी पे सरकार चुनती आती है, कोर्ट्स को बहुत ही कॉशियसली इस पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक सरकार चुनी जाती है पॉलिसी पे। आप उस पॉलिसी से इत्तेफाक रखो या ना रखो, अशोक जी फॉर एग्जांपल रेवड़ी से या कर्नाटका के फ्री बस राइड से आप इत्तेफाक रखो या ना रखो, मैं रखो या ना रखो, वो अलग विषय, उस पर हम सरकार चुनेगी या ना चुनेगी। कोर्ट्स उसमें हस्तक्षेप ना करे अंटिल प्रिंसिपली पाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट अशोक जी को दिया गया था इलीगली, उसमें हस्तक्षेप करे। कॉन्ट्रैक्ट और अल्टीमेटली एक पॉलिसी पे कोर्ट्स को नहीं आना चाहिए, ये सरकार के एक्सक्लूसिव डोमेन है। मैं उसका एक एग्जांपल और उदाहरण देता हूं। मान लो मोदी जी ने कहा मैं पूरी गंगा जी को साफ कर दूंगा और ये हमारी पॉलिसी, हम गंगा जी को साफ करेंगे, डिस्टिलिंग करेंगे, एग्जांपल में दे रहा हूं। कोर्ट्स कहने नहीं ये टेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, आप उस टेक्नोलॉजी में कीजिए। कोर्ट्स का उसमें विषय नहीं आता, पॉलिसी के ऊपर सरकार चुनी जाएगी, कोर्ट्स उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सरकार के लिए। पाकिस्तान में क्या हुआ, कोर्ट्स ने जितना आप कह रहे हैं, सुनिए तहसीन जी, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मोदी सरकार के हर फैसले को रोकने के लिए जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जिन नेता को आप सपोर्ट करते हैं, हर फैसले को रोकने के लिए अदालत में जाकर के जो है हर फैसले के खिलाफ अदालत में दायर किए गए। कौन सा ऐसा फैसला है पिछले 10 सालों में जिसको लेकर अदालत में चुनौती नहीं दी गई? तो ये जो आप बात कह रहे हैं, अगर सिद्धांततः ये बात सही है
अगर सिद्धांतता ये बात सही है तो मुझे लगता है कि ये बात आपको कांग्रेस के नेताओं को बतानी चाहिए कि भाई पॉलिसी मैटर है, मोदी जी कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसको लेकर के आप जो है बार बार अदालत में क्यों, कभी प्रशांत भूषण जाते हैं, कभी जो है कपिल सिब्बल जाते हैं, कभी अभिषेक मनु सिंह भी जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाले वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है मोदी सरकार के पैर में बेड़ियां डालने के लिए। तो उनको भी थोड़ा समझाइए कि भाई सरकार को पॉलिसी बनाने का हक है। ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, सिर्फ इस बात से नहीं, 2G और कोल के मामले में बीजेपी वाले गए थे। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा को, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, कांग्रेस और भाजपा को बैठकर इस चीज पे फैसला करना चाहिए कि हर चीज पे कोर्ट जाना चाहिए, एक। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को, जिसके सामने मैं दोबारा से सर झुका था, एक चीज पे सोचना चाहिए। हालांकि आपका विषय नहीं, आपने मुझे इजाजत दी, इसलिए मैं 10 सेकंड बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट बेल के मामलों पे बैठ रहा है, पॉलिसी के मामलों पे बैठ रहा है, उसको बैठना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मामलों पे। ये बहुत गलत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेल के मामलों पर बैठ रहा है, और इसके लिए लोअर कोर्ट्स को बेल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिफॉर्म्स, अगर कांग्रेस और भाजपा एक हो जाए, ये करना बेहद जरूरी है अगर देश प्रोग्रेस करे। वरना मेरी ये चेतावनी है, एक ये दिन दूर नहीं जब प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को समन किया जाएगा कोर्ट के अंदर, जिसे पाकिस्तान में हुआ। हमें थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मैच्योर पॉलिटिशियन। अच्छा, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। मैं आ रहा हूं आपके पास शिवम जी, और शिवम जी एक मिनट, एक छोटी सी टिप्पणी। अब जो है, मैं क्योंकि आपने एक फंडामेंटल बात कर दी, इसलिए मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहता हूं। ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST का कोटा खत्म करके पूरा कोटा मुसलमानों को दे दिया गया। ये सरकार की पॉलिसी आई। अब इस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज करना ठीक है कि गलत है? सरकार ने पॉलिसी बनाई तो उसको मान लेना चाहिए कि भाई सारा कोटा जो है वो मुस्लिम को है, SC/ST का कोई हक नहीं है। नहीं, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं, उसके अंदर वो मामला इसलिए चैलेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर चैलेंज हुआ है कि क्या आर्टिकल 25 में रिजर्वेशन आना चाहिए नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, तो वो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने उसको, अच्छी बात है, आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहा, वो आपने, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं सर। आपने कह दिया ये जाना चाहिए क्योंकि वो पॉलिसी जो खराब थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी सरकार अगर खराब पॉलिसी बनाती है तो मुझे लगता है कि अदालतों को उसको, आप समझे नहीं, पॉलिसी का मामला नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मामला है, आर्टिकल 25 का। और अगर शिवम के आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 5 सेकंड, और अगर वर्तमान सरकार चाहती तब उनके पास दोनों हाउस में बहुमत थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मामले उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो SC/ST के विरोधी है। ओके, शिवम से आगे रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से ही, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 280 के हिसाब से ही वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन जो है, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा उसकी सिफारिश करता है। उसका आधार होता है जंगल, परफॉर्मेंस, इनकम, उसका लोन घटाने का जो तरीका है, वो सब। वो तहसीन को स्वीकार नहीं है, वहां पर वो तुरंत कहेंगे कर्नाटका को पैसा कम मिल रहा है, तेलंगाना को पैसा कम मिल रहा है। वो आर्टिकल 280 के तहत चल रहा है। यहां पर ये संविधान को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया का विषय आता, कहते नहीं, इसमें कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए, ये अलग विषय हो गया, ये नहीं हो सकता। हिपोक्रेसी है। बोलना चाहिए कोर्ट, उन्होंने कहा कोर्ट को बोलना चाहिए, कोर्ट को उसमें कोर्ट को जाना चाहिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला। अलीगढ़ मुस्लिम, लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है भाई। हाँ, वो ठीक है, ये तो तहसीन का ऑफिशियल स्टैंड तहसीन जी का है, तहसीन जी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। नहीं, ये तो देखिए तहसीन भाई का इस मामले में मिस्टर बेहतर है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल उनके सामने, लेकिन वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। आप उनसे कहकर देखिए कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कोर्ट में जाना चाहिए, वो तुरंत कहेंगे नहीं। विषय बहुत साफ है। रेवड़ी का जो कल्चर है, उसका GST कलेक्शन और इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो चीजों का फंड एलोकेशन करता है, वो संविधान के आर्टिकल 280 के तहत करता है और राज्य की मौजूदा स्थिति देखकर करता है। जैसे कि बिहार का टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां का एरिया, वहां की पॉपुलेशन और राज्य को आगे लाने की जितनी भी सीमाएं हैं, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के बाद उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो जरूरत है वहां की। अब आप उसको किसी एक बहुत ही बेहतर राज्य से, जिसकी अर्बनाइजेशन, जिसकी स्थितियां बहुत बेहतर है, उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो टैक्स बहुत ज्यादा देता है। दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर रहते हैं। अगर दिल्ली के एक तरफा मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अशोक जी 20-22% तो उत्तर प्रदेश के ही रहते होंगे, ज्यादा ही ना रहते हो। लेकिन यहां पर कैपिटा के हिसाब से और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से लोगों की स्थितियां बेहतर है। अब कोई दिल्ली वाला आके कहने लगे हम तो इतना टैक्स देते हैं, रिटर्न में हमें इतना कम क्यों मिलता है? नहीं, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। जिस राज्य की स्थितियां कमजोर है या जिस राज्य को जरूरत है, वहां फंड्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनेंस कमीशन देता है, और वो आर्टिकल 280 के तहत, संविधान के तहत देता है। इस पर कोई बहस ही नहीं है। खैर,
प्रॉब्लम है रेवड़ी कल्चर, जहां पर आपके टैक्स कलेक्शंस बहुत कम है, जहां पर आप टैक्सेस लगातार बढ़ाते हैं। आप जानते हैं राज्य की स्थिति बहुत खराब है। मैं एग्जांपल देता हूं, 10 सेकंड और दीजिएगा बस। पंजाब की स्थिति अरविंद केजरीवाल को और पूरे देश को पता थी। राज्य पर 3 लाख करोड़ का पहले से ही कर्जा था। स्थितियां देश बेहद पे खराब कितना थी। कर्जा है? बावजूद उसके उन्होंने जिस तरीके की प्रॉमिसेस की, वो जानते थे वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन सरकार बन गई उसके अगले दिन कहने लग गए कि राज्य को, केंद्र को जो है 50,000 करोड़ का पैकेज देना पड़ेगा। एक साल मतलब 4 साल, हर साल 50,000 करोड़ का पैकेज चाहिए उनको। वो जानते थे ये स्थितियां खराब है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिसेस करी। अब प्रॉमिसेस इसी तरीके से कर्नाटका में है, उसको भी आके उसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, बट ये हर राज्य में स्थितियां खराब करते जा रहे हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसीलिए 1 मिनट तहसीन जी रुकिएगा, क्योंकि मुझे एक ब्रेक भी लेना है और मैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन के पास भी जाऊंगा, क्योंकि पंजाब का जिक्र करते ही सेठी जी थोड़ा सा परेशान हो गए। उन्होंने कहा देश पे कितना कर्जा है, तो मुझे लगता है अश्विनी महाजन जी उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बताएंगे, देश पे कितना कर्जा है, पंजाब पे कितना कर्जा है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो फ्रीबीज का कल्चर है, क्या ये देश का या किसी भी एक स्टेट का डेवलपमेंट रोकता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक बाधा क्रिएट करता है? क्योंकि आप चुनाव में सब कुछ मुफ्त बांटने का वादा कर देते हो, और जब सब कुछ मुफ्त बांट देते हो तो फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता तो उसी तरह से हमारे जो युवा भविष्य है वो उसी तरह से बेसमेंट में वो डूबकर उनकी मृत्यु होती है, और एक माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है तो नाले में गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मुफ्त का देने के चक्कर में क्या हम लोगों की जान लेने की सिचुएशन में पहुंच गए हैं? क्या ये मुफ्तखोरी जानलेवा बनती जा रही है? इन्हीं सब पे हम चर्चा करें, क्योंकि ये सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से मुफ्त का सब कुछ बांटने का कल्चर चल रहा है उसके कारण दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं हो पा रहा, और इसीलिए राजेंद्र नगर जैसी दुर्घटना घटी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी BJP से, तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, अश्विनी महाजन जी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, परविंदर सिंह सेठी जी आम आदमी पार्टी समर्थक है। तहसीन जी रुकिएगा, मैं आऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा। तहसीन जी रुकिएगा सर, रुकिएगा, मुझे तो बोल ही नहीं पाया। रुकिएगा सर, मैं बीजेपी को एक्सपोज करने दीजिए ना सर। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट, मुझे विषय पर आना है और मुझे लगता है प्रोफेसर विषय की बात कर रहा था। 1 मिनट सर, मुझे प्रोफेसर अश्विनी महाजन को लाने दीजिए, उसके बाद में 1 मिनट सर प्रोफेसर अश्विनी महाजन को लाने दीजिए, क्योंकि फ्रीबीज का एक, और उन्होंने फ्रीबीज पर और इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने लंबा चौड़ा काम किया है। आए दिन उनके अखबारों में लेख इस पे छपे हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, ये सिचुएशन जो ऐसी है, एक तो अभी कर्ज की भी बात हो गई, पंजाब पे कितना कर्ज है और देश पे कितना कर्ज है, लेकिन बड़ी बात यह है जो कोर्ट ने कहा, क्या वो कोर्ट को कहने का अधिकार था? और क्या फ्रीबीज वास्तव में जो है एक समस्या बनती जा रही है, या फिर गरीबों को फ्रीबीज देनी है तो भाई गरीबों का कोई उससे पॉलिसी बना रही है कोई सरकार कि गरीबों के हक में ये करना है,
तो फिर ये ठीक है, पैसा तो गरीबों की जेब में जा रहा है। देखिए अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय राइट टू लाइफ का है और राइट टू लाइफ पे कोर्ट को पूरा पूरा आने का अधिकार है। पहली बात, क्यों देश में लोगों की जीवन खतरे में पड़ रहा है, क्यों लोगों के जीवन का अधिकार का क्षरण हो रहा है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अशोक जी देखिए कि 1999, 2000 और 2014-15 जब तक ये सरकार नहीं थी आपकी, उसमें जो ग्रोथ था कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो 20% पर एनम था। यानी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 20% एक्स्ट्रा और खर्च किया जाता था, जिसका परिणाम है कि दिल्ली में एक बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ और दिल्ली एक एग्जाम्पल के नाते भी समझ में आने लगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश भर में बाकी जो राज्य हैं उनकी पर कैपिटा इनकम से दुगनी है। इसी के कारण दिल्ली के पास जो अपने रेवेन्यू आता है, जो राजस्व है, वो भी पर कैपिटा राजस्व पूरी देश भर में बाकी राज्यों के पर कैपिटा राजस्व से दुगना आता है। लेकिन इस सरकार में आने के बाद जो फ्रीबीज के कारण, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम प्रकार के फ्रीबीज देने के कारण आज पिछले 10 साल में यह जो ग्रोथ है वो 9% रह गई है। यानी जो 20% की दर से बढ़ रहा था अभी 9% की दर से बढ़ रहा है। 9% में आप केवल रख रखाव कर सकते हैं, नई चीजें निर्माण नहीं कर सकते। जब ये सरकार आई थी उसमें आने से पहले ये कहा था कि हम 20 कॉलेज खोलेंगे, हम इतने लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, स्किल करेंगे, 20,000 टॉयलेट्स बनाएंगे, फ्री वाईफाई देंगे, तमाम प्रकार के ऐसे हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए वर्कफोर्स बनाएंगे। लेकिन वो अच्छी नियत हो भी, अगर मन हो भी, तो भी नहीं कर सकते हैं यदि आप फ्री बीज देते रहेंगे। मैं एक एग्जांपल के नाते बताता हूं कि कैसे फ्री बीज इंफ्रास्ट्रक्चर और लोक कल्याण को प्रभावित करता है। मैं एक एग्जांपल के नाते आपको बताता हूं कि दिल्ली में कालकाजी में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए में 3,000 घर बनाए। लगभग 300 करोड़ से थोड़ा सा 330 करोड़ था। 3,000 जो घर बनाए गए उसमें आप लोगों का जीवन स्तर देखिए, जो स्लम में रहते थे अब वो फ्लैट्स में रहने लगे, उनके पास उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई। जो लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम फ्री बिजली देकर के गरीब कल्याण करें, ये झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 54 लाख कंज्यूमर्स हैं बिजली के, उसमें से 45 लाख को आप फ्री बिजली दे रहे हैं। ये कैसे संभव है कि वो गरीब हैं और हम उनको बिजली दे रहे हैं? बिल्कुल, हम उन सब लोगों को बिजली दे रहे हैं जिनसे हम वोट चाहते हैं। इसी प्रकार से जैसे पहले भी बात आई कि दिल्ली जल बोर्ड का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये जो घटना हुई है ये दिल्ली जल बोर्ड के जो सफाई न होने के कारण, सीवरेज की समस्या होने के कारण और तमाम ऐसे कारणों से, और उसमें दूसरे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि हम अपने जो इतना रेवेन्यू दिल्ली की जनता देती है, हम उस दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। मैं इसको बहुत कड़े शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि विश्वासघात है कि हम अगर दिल्ली की जनता इतना रेवेन्यू दे रही है तो वो उसको अपनी सुविधाएं पाने का भी अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, उसको नाले में मरने का अधिकार का कारण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ये निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार दिल्ली पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ रहा, और जो कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, ये बात बार बार आती है कि दिल्ली तो अपने देश का एक संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत एक वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग के द्वारा दी जाने वाली सिफारिशें जब से देश आजाद हुआ है तब से सभी सिफारिशों को पूरा लागू किया जाता है। अगर उस सिफारिश से आप अलग हटते हैं तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए
जिन भी प्रांतों को जो पैसा मिलता है वो उसमें से एक पैसा भी केंद्र सरकार काट नहीं सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रेखांकित करना चाहता हूं कि कोई केंद्र सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो वो पैसा नहीं काट सकती है। जितना उनका अधिकार है उस फार्मूले के आधार पर वो उनको मिलता है। लेकिन उसका पैसे का मैं 1 मिनट अपनी बात कंप्लीट करूं। लेकिन जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता सरकार को पैसा देती है और जो केंद्र सरकार से उनके जो रेवेन्यू शेयरिंग के लिए मिलता है, ऐसा सब पैसा उसका अधिकार दिल्ली की जनता को है और दिल्ली की जनता को सुविधाएं चाहिए। और इस प्रकार से ये बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक चीजें हो रही हैं जो हम अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, वो इस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। मैंने इसलिए उदाहरण ये जरूर दिया कि 20% की तरह ग्रोथ हो रही थी, अभी 9% की ग्रोथ है। ओके तहसीन पूनावाला, तहसीन। मैं 2 चीज में फाइनेंशियल कमीशन पे आना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले भाजपा की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में इन्होंने सभी महिलाओं को, बीपीएल महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को एलपीजी 450 रुपए में पूरी तरह से सब्सिडी। कर्नाटका में फ्री स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर और फ्री दूध और फ्री कुकिंग गैस सभी महिलाओं को, और बीपीएल महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस, बाकी को 450 रुपए में। फिर इन्होंने उत्तराखंड में दिया कि हम सबको देंगे फ्री स्कूटी। हिमाचल प्रदेश में फ्री स्कूटी, इसके अलावा वे महिलाओं को फ्री स्कूटी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फ्री एलपीजी सभी महिलाओं को, और उसके बाद 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर, उसके बाद देंगे 450 रुपए में। ये है भाजपा की रेवड़ी कल्चर। लेकिन मैं आता हूं जो एक मिनट तहसीन जी, एक मेरी छोटी सी टिप्पणी है। आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये भाजपा के वादे हैं, शिवम जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी है। यही तो मैं कह रहा हूं, हो क्या गया कि जिन चीजों का अब तक पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करती थी, जिन चीजों का कांग्रेस विरोध करती थी, आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा सुर्रा छोड़ा कि कांग्रेस भी उसी होड़ में आ गई, और कांग्रेस ने भी ऐसा सुर्रा छोड़ा कि बीजेपी भी इसी होड़ में आ गई। मैं यही तो कह रहा हूं, अब सब पार्टियों में लगा मुफ्त, जब चुनाव होते हैं खटाखट हर पार्टी में होड़ लगी है, और उसी के कारण हम ये नाले में जान जा रही है। मैं यही कह रहा हूं, एग्जैक्टली ये सब होड़ लगी है, ये खतरनाक है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आऊंगा, और फिर शिवम जी, छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास, तहसीन जी और शिवम जी उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे इस ब्रेक के बाद तुरंत। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चले, दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में जो हाईकोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर जो टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने, दिल्ली में राजेंद्र नगर घटना के बाद, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी तहसीन जी, अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, मैं आपके शो में आया तो जब कमलेशा के कोऑर्डिनेटर का फोन आया, मैं गुरुग्राम से दिल्ली आ रहा था। गुरुग्राम क्यों गया था? क्योंकि मेरे जानकार के एक मित्र और 3 युवा कल इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए गुरुग्राम के अंदर। कल बारिश आई थी,
गुरुग्राम और दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, और 3 लोग वहां पे गुजर गए। लेकिन उस पर डिबेट नहीं होगी कि वहां के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मैं कोई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूँ, एक फाइनेंशियल कमीशन पर और एक दिल्ली की दुर्घटना पर। पहले फाइनेंशियल कमीशन पर, ये बिल्कुल सही है जो आपके एक्सपर्ट ने कहा कि फाइनेंशियल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो बात नहीं कही जाती कि 15 फाइनेंस कमीशन में भेदभाव करते चेंज किया गया था स्टेट के क्राइटेरिया को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कर्नाटक को 14 पैसे मिलते, तमिलनाडु को 17 पैसे। इसका आधार क्या किया गया था? 10 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन पे वेटेज था 10%, अब हो गया 15%। यानी कि जिन राज्यों का वेटेज ज्यादा है, जिन राज्यों का वेटेज ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको ज्यादा पैसा मिल रहा। दूसरी चीज, स्टेट के साइज के ऊपर वेटेज चेंज कर गया, तो केरला को कम मिलता है, उत्तर प्रदेश बिहार को ज्यादा मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश बिहार को ज्यादा मिलने के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी हमारे भाई, और अगर मेरे शरीर का किसी अंग कमजोर है उसको मिलना चाहिए मदद। लेकिन मेरा हक क्यों छीन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के साथ, फिर मैं आता हूँ तीसरी मुद्दे पर। जो अभी बजट एलोकेशन हुआ, बिहार को मिला 1,02,000 करोड़, उत्तर प्रदेश को मिला 1,80,000 करोड़, राउंड फिगर में बात करो। करीबन बिहार के टैक्स रेवेन्यू का 60%, उत्तर प्रदेश का 42%, कोई दिक्कत नहीं उससे। तेलंगाना को मिला 22,000 करोड़, उसके टैक्स रेवेन्यू का 20%, जबकि तेलंगाना ज्यादा टैक्स भरता है। ये तो गलत बात हुई। अब हम आते हैं जो तीसरी बात होती है, एक मिनट, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस सीधा सीधा भाजपा के नीचे आती है। अब जो दिल्ली में दुर्घटना हुई, गलत हुई, अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से अरेस्ट कीजिए, मनीष सिसोदिया कीजिए, एमसीडी को कीजिए, जिसको करना कीजिए, अरेस्ट किसको। अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय से हम हट गए, हम लोग विषय पे है ही नहीं। विषय से नहीं हट गए, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। नहीं, भाजपा मेरा विषय नहीं था, मैं तो भाजपा को भी बोल दिया सर, मेरा विषय भाजपा नहीं था। मैं तो आज सबको, मैं तो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, मैंने उस कंटेक्स्ट में मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं, मैं यहां किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सब पार्टियां। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी, सुनिए सर, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा यहां पे विषय बीजेपी कांग्रेस नहीं है। मैंने पहले कहा हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी, मैं उस टिप्पणी को लेकर, और मैं फिर कह रहा हूं हर पार्टी इस दौड़ में है और मैं इसके खिलाफ हूं। स्पेसिफिक सवाल पूछ अपनी बात समाप्त करता। चलो इसी इकोनॉमिक विषय पे स्पेसिफिक, देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्य में चुनाव आ रहे, इन दोनों के स्टेटमेंट है अगर भाजपा जीती, ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा से लागू करें। ठीक अब है, आप बताइए, मोदी जी ने चलिए, ओके, शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे। शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। शिवम, मैं फाइनेंस कमीशन पे 10 सेकंड का कह के निकल जाऊंगा, क्योंकि वाकई वो डाइवर्ट है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, तहसीन भाई दिन रात संविधान 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 की दुहाई देते हो कि इसको बदल देंगे, भाजपा वाले आ गए तो और न जाने क्या क्या, उस बहाने 99 सीटें भी पा गए। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की ये लेगेसी है, वो इसको आधार बनाकर जो फाइनेंस एलोकेट करते हैं, जो फंड्स एलोकेट करते हैं, वो उनका अधिकार है। अगर इसमें आपको 1% भी वो लगती है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन राज्य कितना टैक्स देता है उस बात का ये आधार नहीं बनता कि उसको बजट कितना मिलेगा। और सिर्फ पॉपुलेशन एक आधार नहीं है, पॉपुलेशन के अलावा जल, जंगल, जमीन, उन पर जो होने वाला कर्जा है, वो तमाम चीजों को कंसिडर करके आगे बढ़ा जाता है। थैंक यू। पॉपुलेशन को बढ़ाया गया है। अब प्लीज रुक जाइए। फ्रीबीज का क्लासिक एग्जाम्पल कर्नाटका इस देश में है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इन्होंने कहा कि हम 5 जो है गारंटी अपनी देंगे, उसमें मुफ्त बिजली हो गया, ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता हो गया, बीपीएल परिवार को भत्ता हो गया, 10 किलो अनाज हो गया, फ्री बस सर्विस हो गया। फ्री बस सर्विस जैसे ही कर्नाटका में हुआ, आते ही पहले ही 2 महीने में निगम को 300 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। फिर बेवकूफ बना के 20% किराया बढ़ा दिया। अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST का 14,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी की गारंटी पूरी करने में ट्रांसफर उधर से हटाकर SC ST को छोड़कर उनको दे दिया। फिर उसके बाद तब भी पेट नहीं भरा तो 3 रुपए प्रति लीटर जो है दूध बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं भरा तो बिजली का दर बढ़ा दिया 2.89 रुपीज पर यूनिट। फिर पेट नहीं भरा तो 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं भरा तो 2 रुपए 89 पैसे जो है पेट्रोल बढ़ा दिया। फिर पेट नहीं बढ़ा तो 15 लाख जो वाहन है, जो 15 लाख रुपए के वाहन है, उनकी 15% ड्यूटी बढ़ा दी। फिर पेट नहीं भरा तो होटल के 10% स्नैक्स पर पैसा बढ़ा दिया। थोड़ी देर रुक जाइए बस। फिर पेट नहीं भरा तो 20% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। शराब पर 20% बढ़ा दिया। राहुल गांधी की बात को सच साबित करने के लिए पब्लिक को कितना पागल बनाओगे भाई? चलिए, ओके, मेरे पास 30 सेकंड आखिरी। अश्विनी महाजन जी, ये होड़ जो लगी है, इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, बहुत आसान तरीका है, मैं बताना चाहता हूं। कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां जो इस प्रकार की होड़ जिसको आपने कहा उसमें लगी हुई हैं, आज ये समय आ गया है कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो कि क्या किस प्रकार की फ्री बीज देने का अधिकार क्या इन राज्य सरकारों को है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इसी
इसी फाइनेंस कमीशन ने 14th फाइनेंस कमीशन ने 32% से 42% राज्यों का जो शेयर किया था, उसके पीछे ये मंशा थी कि राज्य अपने उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करेंगे, बेहतर स्कीम्स बनाने में करेंगे। लेकिन उन्होंने वो सारी फ्रीबीज उसके कारण की। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज इस समय अवसर आ गया है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पार्टियां कुछ नहीं करेंगी, इसलिए जरूरी है कि कोर्ट अपना इसके बारे में फैसला दे। चलिए, विचाराधीन है ये विषय। ठीक है, चलिए, माफी चाहता हूँ सेठी जी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात सेठी जी आप कहते हो, जो आपने कहा था ना कि गरीबों को मुफ्त, अभी अश्विनी जी ने आंकड़ा रखा और मैं भी ये जानता हूं, मैंने आंखों से देखा है। एक घर में जहां एक बिजली का मीटर होता था 200 यूनिट तक, उसको करने के लिए उस घर में अब 4 मीटर लगा दिए गए हैं और हर घर में एसी चलता है। हर अमीर आदमी जो है इस मुफ्त की योजना का फायदा ले रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी समझिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी का शुक्रिया। कल मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।